हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीके स्टडी पॉइंट जीके में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए यूपी पुलिस के लिए यूपी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न लेकर आए हैं, जो आप सभी की आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, जो सिकंदरा है ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों, आप सभी का याद रखना, जो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है चित्रकूट में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकूट। दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों, आप सभी का याद रखना, जो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है वो है 0.06%। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना, जो उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति है वो निवास करती है पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्वतीय क्षेत्रों में। दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, ये तीनों सुमेलित है। विशु एक त्योहार है, घुमसू एक नृत्य है, पंचपुत्री जौनसारी देवी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों, आप सभी याद रखना, जो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति है वो है वन रावत। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन रावत। दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का 14वां वर्तम शिलालेख प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना, जो अशोक का 14वां वर्तम शिलालेख प्राप्त हुआ था वो हुआ था कलासी में। ठीक है दोस्तों, ये स्थान उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों में प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, जो उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले मिले हैं सहारनपुर और मेरठ में। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना, जो प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी वो थी मथुरा में। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के नाम है? तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, जो संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज, ये प्रयागराज को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज। दोस्तों, आप सभी को याद रखना, प्रयागराज का पहला नाम इलाहाबाद था और वो भी बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध सही है? तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, इसमें जो बुक्सा जनजाति है वो बिजनौर में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुस्का बिजनौर। दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या? तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, उत्तर प्रदेश के जो जिला है उसमें थारू जनजाति पाई जाती है वो है गोरखपुर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। दोस्तों, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, जो उत्तर प्रदेश में देव छठ का मेला लगता है वो लगता है दाऊजी में, ये मथुरा के निकट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाऊजी। दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। सरगी रामपुर में सरगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, जो सरगी ऋषि का मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ था? दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, जो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर था ये उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों, आपसे भी याद रखना है, जो जौनसारी जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है उसके लोग दुर्गा पूजा की करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गा। दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में विशु, पोंचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते थे? दोस्तों, आप सभी याद रखना है, जो जौनसारी जनजाति है ये विशु, पांचोई व दियाई उत्सव मनाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जौनसारी। और हमने आप सभी को बताया था जौनसारी जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, जो अयोध्या है ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आप सभी को याद रखना है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को ये भी याद रखना है। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, अशोक ने लुम्बिनी कपिलवस्तु की तीर्थ यात्रा की थी, सारनाथ श्रावस्ती की भी की थी, गया कुशीनगर की भी थी। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, जो अशोक थे उन्होंने तीनों तीर्थ यात्रा की थी, लुम्बिनी, सारनाथ और गया। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भूइयां व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? तो दोस्तों आप सभी याद रखना, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में भूनिया व बुनिया जनजाति निवास करती है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ खिचड़ी गुड़िया बजहर होली त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी याद रखना, जो उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति है वह माघ खिचड़ी गुड़िया बजर और होली त्योहार मनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थारू जनजाति। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों आप सभी को याद रखना है, जो मथुरा जनजाति राजधानी थी वो थी सुरसेन महाजनपद की। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना, जो जौनसारी जनजाति घुमसू, झेला, रासो तीनों लोग नृत्य करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना, जो जौनसारी जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। और कौन सा नृत्य करती है? घुमसू, झेला, रासो। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य। दोस्तों ये क्वेश्चन हटके दोबारा रिपीट हो गया, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर में स्थित? दोस्तों मैंने सभी को बताया था, तो इसका बिजनौर में कौन सी जनजाति निवास करती है? एक तो जौनसारी और एक और ये माहीगिरी। ठीक है दोस्तों, तो बिजनौर में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है? एक तो जौनसारी और एक माहीगिरी। आप सभी को याद रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सम्मिलित है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा बुक्सा बिजनौर। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना, जो कुशीनगर राजधानी तो किसकी थी? मल्लो की। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्लो। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है थारू जनजाति। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थारू। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना, जो कर्मा नृत्य उत्तर प्रदेश में जनजाति करती है वो करती है खरवा, खरवार जनजाति। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खरवार। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, जो प्रतिशत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है वो है लखीमपुर खीरी में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना, जो पठारी जनजाति है वो पाई जाती है सोनभद्र जिले में। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राणा, कठरिया व डिगोरा नामक जनजाति राज्य की किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना, राणा, कठारिया व डिगोरिया ये सारी की सारी थारू जनजाति की है। ठीक है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना, जो बुक्सा जनजाति है उसका वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, जो सहरिया जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है ललितपुर में। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस जनजाति का संबंध किरावत वंश से है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना, जो थारू जनजाति है इसका संबंध किरावत वंश से है। तो दोस्तों आप सभी को ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति थारू ही है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, बनरावत जनसंख्या में सबसे ज्यादा कम पाई जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा थारू जनजाति। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगला प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने की बहुत चांस है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जगमोहन यादव। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो दोस्तों आप सभी का रखना है, जो तराई का क्षेत्र है थारू जनजाति वहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है, और उत्तर प्रदेश में भी यही पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेगा जनजाति निवास करती है? तो दोस्तों जो बेगा जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षा प्रदान के लिए महाविद्यालय खोला गया। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनी गई मदिरा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, जो थारू जनजाति के लोग चावल से बनी मदिरा को जाड़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाड़। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करती है? तो दोस्तों आप सभी याद रखना, जो उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति है वह सोनभद्र व वाराणसी में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र व वाराणसी। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी छत्रपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद था? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पंचाल महाजनपद। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचाल महाजनपद। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, जो चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह है वो बोकारो में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, मेजा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में लगाई जा रही है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा रोजा में ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की जा रही है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगला प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त पर प्रसिद्ध लेख प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, यह कहाँ से प्राप्त है? प्रयागराज में। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, तो दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है? दोस्तों आप सभी को याद रखना, जो उत्तर प्रदेश का कानपुर है वहाँ पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों आप सभी को याद रखना, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना 1975 में शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना, जो उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के द्वारा स्थापित की गई तो की गई थी सिंगरौली में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगरौली में विद्युत ताप केंद्र एनटीपीसी ने पहला खोला था अपना। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगला प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है,
उल्ट हवा थारू जनजाति की उपजाति है। ठीक है दोस्तों, इनका मुख्य भोजन चावल होता था। ठीक है दोस्तों, और इनमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन थी। ठीक है तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष सभी। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज तब दिया जाता है जब विधवा विवाह के अवसर पर। ठीक है तो दोस्तों, विधवा विवाह का अवसर मतलब यानी कोई विवाह, स्त्री विधवा हो जाती है उसका दोबारा विवाह। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगला प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, जो नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार की सम्मिलित परियोजना है वो है गंडक परियोजना। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थित है? दोस्तों आप सभी याद रखना, जो परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में स्थित है वो है नरोरा में। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप सभी याद रखना, एक मात्र परमाणु है। ठीक है, परमाणु विद्युत केंद्र है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? दोस्तों आप सभी याद रखना है, जो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक वो है लखीमपुर खीरी में। क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगला प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फिजाज खां का जन्म हुआ था? दोस्तों आप सभी को याद रखना है, जो उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब और संगीतज्ञ उस्ताद फिजाज का जन्म हुआ था वो था आगरा में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस घाटी में मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? दोस्तों आप सभी को याद रखना है, जो मातृ देवी की प्रतिमा मिली तो वो मिलती चकिया घाटी में उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में कहाँ पर नरोरा परमाणु संयंत्र स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, जो नरोरा है वो बुलंदशहर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों आप सभी को याद रखना, जो उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन हुआ था 1998 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1998। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रमाबाई नगर में घाटम परियोजना है, रामाबाई नगर में। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? तो दोस्तों आप सभी कहते हैं, जो बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट परियोजना है वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश में राज्य में क्या होता है? तो दोस्तों आप सभी कहते हैं, पूरे भारत का खाद्यान्न जो उत्तर प्रदेश में होता है वो होता है 18.6%। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18.6%। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, देश की कुल कृषि का कितने प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? दोस्तों आप सभी याद रखना, जो उत्तर प्रदेश में कृषि होती है वो पूरे भारत की 20% होती है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? दोस्तों आप सभी याद रखना, गोविंद वल्लभ पंत परियोजना स्थित है पिपरी सोनभद्र। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? दोस्तों आप सभी याद रखना, इलाहाबाद में करछना ताप विद्युत केंद्र है, मेजा ताप विद्युत परियोजना है, बारा ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? तो दोस्तों आप सभी याद रखना, बेलन घाटी की खुदाई जो करी गई थी वो GR शर्मा द्वारा कराई गई थी। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 19वीं कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक में रजत पदक जीता था? तो दोस्तों आप सभी रखना, 19वीं कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 में जो भारतीय जिम्नास्टिक मतलब उत्तर प्रदेश के जिम्नास्टिक रजत पदक जीता था वो थे आशीष। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आशीष ने 19वीं कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 में जिम्नास्टिक में रजत पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती थी। दोस्तों आपसे भी याद रखना, उत्तर प्रदेश में 18% भूमि पर चावल की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पंचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र तक था तथा पंचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। दोस्तों आप इस फिगर याद रखना, पंचालों की जो राजधानी थी वह थी कंपिल्य। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपिल्य। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। तो दोस्तों आपसे भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश की जो माहीगिरी जनजाति है वो इस्लाम धर्म को मानती है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगला प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की वह जनजाति जो दिवाली त्योहार को शौक के रूप में मनाती है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती थारू जनजाति वो दिवाली को शौक के रूप में मनाती है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगला प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी। तो दोस्तों आप सभी का याद रखना, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1983 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। दोस्तों आप सभी को याद रखना है, चिनहट में। और कब की गई थी, 1983 में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिनहट। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा कौन सी है, हिंदी। ठीक है, तो दूसरी कौन सी है, उर्दू की, जिसे घोषित किया गया था 1989 में। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। दोस्तों आप सभी को ध्यान से देखना है, आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं, औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया में, ये बिल्कुल सही है। दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर, ये बिल्कुल सही है। दादरी गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, ये नाम से पता चल रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था। दोस्तों आप सभी को याद रखना है, जो उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन हुआ था 1959 अप्रैल 1959। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस देश से सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया, जो उत्तर प्रदेश ने ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की थी, किस देश की सहायता से की थी। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोवियत संघ, जिसे आज क्या बोलते हैं, रूस। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है। दोस्तों आप सभी को याद रखना, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आप सभी याद रखना, उत्तर प्रदेश में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा है। रामपुरा गांव किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आप सभी याद रखना है, भारत में सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला राज्य मतलब गांव कौन था, रामपुरा। रामपुरा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आप सभी को यह भी याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित की गई। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना, जो शीतला जल विद्युत परियोजना ये झांसी राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना, जो कौशल महाजनपद था उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रावस्ती। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है। दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया था, बुक्सा बिजनौर। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, जो हुन नेता थे तोरामाण ने बहुत ही क्षति पहुंचाई थी, कौन से, कौशाम्बी को। ठीक है दोस्तों, कौन सा राजा था वो, तोरमान। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हुनों के नेता तोरमान। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हिंडन नदी तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज सबसे पहले बार किन लोगों द्वारा की गई थी। दोस्तों आप सभी क्या देखना है, आलमगीर की खोज जो की गई थी वो की गई थी भारत सेवक समाज द्वारा। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? तो दोस्तों आपसे भी क्या देखना, जो मथुरा है उसमें सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? दोस्तों आपसे भी सीधा पूछेगा, जो पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों आपसे भी याद रखना है, महोबा जिले में भी है, चित्रकूट में भी है, गोरखपुर में। तो इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त से भी। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए हैं? तो दोस्तों आपसे भी क्या याद रखना, पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन 3 जिलों में लगाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और पूरे उत्तर प्रदेश में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 3, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? दोस्तों आपसे भी याद रखना है, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से 9वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कोयले पर आधारित अनपुरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों आपसे भी याद रखना है, जो कोयले पर आधारित अनपुरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया था, कौन सी है? सबसे अनरावत। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया था? तो दोस्तों आपसे भी याद रखना है, केंद्र सरकार ने 2003 में उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया था। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी? दोस्तों आपसे भी याद रखना, वस्त महाजनपद की राजधानी कौन थी? कौशाम्बी। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक में मृत भांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए? तो दोस्तों आपसे भी पूछेगा है कि उत्तर वैदिक काल में मृत भांड के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? तो दोस्तों आपसे भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।